हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव आपका ही कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, उसका आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और जिसके अंदर क्या है? कृषि। तो बच्चों, आपको याद होगा इससे पहले हमने प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी पढ़ी थी, पिछले वीडियो में आपने देखी भी होंगी। उसके अंदर था आखेट, पशुपालन जैसी क्रियाएं हमने पढ़ी। और आज देखिए हमारे पास जो अगली क्रिया आती है जिसका नाम क्या है? कृषि। और कृषि के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? उसके प्रकार, क्योंकि कृषि की अनेक पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को देखिए हम अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको जैसे ही कृषि का नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क पटल पर एक बिंब बन जाता है फसलों का, या देखिए पशुपालन का, या ग्रामीण कल्चर का एक चित्र उभर कर आपके सामने आता है, यानी हमारा किसान। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी प्राथमिक क्रिया है उसका नाम क्या है? कृषि। नोट कर लीजिए आज की टॉपिक को, और टॉपिक क्या है हमारा बच्चों? कृषि। अब आप देखिए यहाँ बहुत सारे चित्र देख रहे होंगे जिसके अंदर देखिए कुछ तो फसलों को रोपा जा रहा है, उसके बाद फसलों की कटाई हो रही है, उसके बाद पशुपालन भी आपको दिखाई दे रहा है, या मुर्गी पालन भी है, यहाँ सुअर पालन भी है। इसके अलावा फिर देखिए फूल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे जो चित्र आप देख रहे हैं ये किसके? भारतीय कृषि के कहें या वैश्विक कृषि के कहें। बच्चों देखिए, कृषि है क्या? फसल उत्पादन से लेकर फसल की कटाई तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको हम किस में शामिल करते हैं? कृषि में शामिल करते हैं। बच्चों एक बात और याद रखना, कृषि के साथ साथ जो भी इससे सहायक कार्य करते हैं, जैसे हम पशुपालन, वो भी किसके पार्ट कहलाते हैं? हमारी कृषि के पार्ट ही कहलाते हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे कौन कौन सी कृषि पद्धतियां हमारी पाठ्य पुस्तक में दी हैं। 11 प्रकार की कृषि पद्धतियां हमारी पाठ्य पुस्तक में दी हैं जिनको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले विश्व की प्रमुख कृषि प्रणालियां यानी पद्धतियां, सबसे पहले एक पद्धति दे रखी है जिसका नाम है निर्वाह कृषि, यानी जीवन जीने के लिए या भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है उसको कहा जाता है निर्वाह कृषि। और उसके बाद दूसरी दे रखी है आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी प्राचीनतम जो देखिए निर्वाह कृषि की जाती थी उस कृषि को क्या कहा गया है? आदिकालीन। उसके बाद दूसरे रूप में देखिए इसको दिया गया है, नंबर 3 पर आती है गहन निर्वाह कृषि। अर्थात देखिए जहां जनसंख्या ज़्यादा है, जोतों के आकार छोटे हैं, वहां पर देखिए जो कृषि की जाती है उसको कहा जाता है गहन निर्वाह कृषि। फिर आगे चौथे नंबर पर आती है रोपण कृषि, जिसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स को यानी पौधों को क्या किया जाता है? रोपा जाता है। ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है? रोपण कृषि कहा जाता है बच्चों। उसके बाद देखिए नंबर 5 पर आती है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। यहां ये जो कृषि की जाती है इसका मूल उद्देश्य क्या है? व्यापार। अब तक जो कृषियां हम देख रहे थे उसके अंदर निर्वाह कृषि जीवन जीने के लिए यानी पेट भरने के लिए जो कृषि की जाती है, और यहां उद्देश्य किसका है? व्यापार। विस्तृत बड़े बड़े आकार के, विस्तृत आकार के क्या होते हैं? इसमें खेत होते हैं, उन खेतों को कहा जाता है फार्म्स। आगे देखिए अगली जो कृषि आती है हमारी मिश्रित कृषि। कृषि के साथ साथ जब पशुपालन किया जाता है तो ऐसी पद्धति को कहा जाता है मिश्रित कृषि कहा जाता है। अगली पद्धति देखिए आती है डेयरी कृषि, यानी डेयरी फार्मिंग भी कह देते हैं हम इसको। इसके अंदर देखिए पशुओं को पाला जाता है और उनका मूल उद्देश्य होता है दूध और दूध से बनने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्यात करना। उसके बाद देखिए भूमध्य सागरीय, ये एक कृषि पद्धति है जो विशिष्टताएं रखती है, एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास डेवलप होने वाली कृषि, इसीलिए इसको कहा जाता है भूमध्य सागरीय कृषि। आगे देखिए बच्चों उद्यान कृषि। उद्यान के अंदर इसमें क्या लगाए जाते हैं? पौधों के बगीचे लगाए जाते हैं। एक ही प्रजाति के विशेषकर पौधे होते हैं इसके अंदर, चाहे जैसे चाय का बागान हो, चाहे केला का बागान हो। तो इस तरह से देखिए अगले इसमें आती है सहकारी कृषि। जब मिलजुल कर जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है सहकारी कृषि। और उसके बाद आती है एक सामूहिक कृषि। ये देखिए विशेष रूप से सोवियत संघ में प्रचलित थी। विभिन्न प्रकार के खेतों को देखिए एक जगह मिलाकर जब कृषि लोग करते हैं तो उसको नाम दिया गया था सामूहिक कृषि।
एक एक कृषि पद्धतियों को हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी जो कृषि पद्धति आती है उसको हम पढ़ते हैं, और उसका नाम क्या था? निर्वाह कृषि, यानी जीवन जीने के लिए जो कृषि की जाती है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? निर्वाह कृषि। तो सबसे पहले देखिए अपने पास कौन सी आती है? निर्वाह कृषि। भरण पोषण कृषि भी कह देते हैं इसको, यानी मानव अपने जीवन जीने के लिए, भोजन के लिए जो कृषि सबसे पहले प्रारंभ की थी, वो कृषि कौन सी थी? निर्वाह कृषि। और निर्वाह कृषि को यदि हम देखते हैं, इस कृषि को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक प्राचीन और एक आधुनिक। तो उन दोनों चीजों को भी देखेंगे। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। किसका यहाँ पर उपयोग किया जाता है? जो अपने आसपास जो भी उत्पादन करते हैं उसका लगभग पूरा का पूरा वो लोग क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। निर्वाह कृषि के प्रकार, ये याद रखना बच्चों, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। 2 प्रकार की कृषि है। नंबर 1 पर तो आती है आदिकालीन निर्वाह कृषि, और दूसरे नंबर पर आती है गहन निर्वाह कृषि। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आदिकालीन, आदि का कालीन का मतलब होता है प्राचीन, जो सबसे पहले मानव ने देखे जीवन जीने के लिए जिस कृषि को प्रारंभ किया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है गहन निर्वहन कृषि, या हम कह दें गहन निर्वाह कृषि। और इसके अंदर देखिए बड़ी गहनता से देखिए कृषि की जाती है, चाहे रासायनिक खाद हो, कीटनाशक हो, या सिंचाई करनी पड़े, इस तरह की देखिए व्यवस्थाएं इसमें की जाती हैं। तो अब सबसे पहले देखिए हम जो पढ़ेंगे वो कौन सी कृषि पढ़ेंगे? आदिकालीन निर्वाह कृषि को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आती है अपने से आदिकालीन निर्वाह कृषि। इस कृषि के बारे में देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। तो बच्चों एक नया नाम और आया है, स्थानांतरणशील या स्थानांतरण कृषि। किसका नाम है? इसी कृषि का दूसरा नाम, और यह विश्व की सबसे प्राचीनतम कृषि पद्धति है। अगर पूछा जाए एग्जाम में विश्व की सबसे प्राचीनतम कृषि पद्धति, प्राचीनतम कृषि पद्धति क्या नाम है इसका? आदिकालीन निर्वाह कृषि, या दूसरा नाम दिया जाता है स्थानांतरणशील कृषि जिसे कहा जाता है। अब देखिए इसके पूरे विश्व में यदि हम क्षेत्र देखें, इसके क्षेत्र ज़्यादा नहीं है, कम क्षेत्र हैं इसके। और कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए एक तो अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा देखिए दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका। कौन से बात की गई है? दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका। और उसके बाद देखिए उष्ण कटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो 3 पार्ट हैं, एक तो अफ्रीका, दूसरा हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका, और तीसरा पार्ट आता है एशिया का। और एशिया का भी कौन सा भाग है? दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसे हम मानसूनी एशिया भी कहते हैं बच्चों। इस तरह से देखिए ये विकसित क्षेत्रों में ये कृषि पद्धति चलन में नहीं है। आज भी यदि इस कृषि को हम देखते हैं तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और विशेषकर पर्वत और पठारी क्षेत्रों में ये कृषि देखने को मिल जाती है। तो आगे देखिए हम इसी चीज को मानचित्र में देखते हैं। एक जो क्षेत्र देखिए मैंने आपको इसमें बताया, वो देखिए ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है बच्चों मध्य अमेरिका। कौन सा क्षेत्र है ये? मध्य अमेरिका। और ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो ये वाला है हमारे दक्षिणी अमेरिका का पार्ट। तो दोनों कौन से क्षेत्र में आते हैं? उष्ण कटिबंध में आते हैं। इसे कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये कौन सा है? मध्य अमेरिका, इसका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्षेत्र देखिए अपने इसके अंदर आते हैं। और यहां पर यदि प्रमुख रूप से हम देखें तो यहीं से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं वो आता है अपने इसमें अफ्रीका। तो यहां आप देखिए उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, और इस क्षेत्र में जितने भी देश हैं वो सारे के सारे देश किसमें शामिल होते हैं? इसी आदिकालीन कृषि के पद्धति को अपनाने वाले देश हैं अफ्रीका के। तीसरा देखिए जो क्षेत्र आता है यहां पर, इसे कहा हमने दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया।
तो आदिकालीन जो कृषि की जाती है, जो निर्वाह कृषि है, उसके कितने क्षेत्र हैं पूरे विश्व में यदि हम देखें तो? पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरा। महाद्वीपों की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, और उसके बाद कौन सा आता है? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप का भी कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। अब आगे देखिए इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं। यहां पर प्रमुख विशेषताओं में देखिए बच्चों, मैंने आपको एक चित्र दिखाए हैं दो तरह के। यहां पर पेड़ों को काटा जा रहा है, यहां आप देखोगे पेड़ों को क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है। यहां आप देखोगे इस चित्र में जो पेड़ कट गए, जो घास फूस थी जो इकट्ठी हुई, उसको क्या कर दिया गया? जलाया गया है। जलाने को देखिए हम कहते हैं दहन, और काटने को कहते हैं हिंदी में कृतन। इसलिए इंग्लिश में भी इसे कहा जाता है स्लेश एंड बर्न। स्लेश का मतलब होता है काटना, और उसके बाद बर्न का मतलब होता है जलाना। और ये दुनिया की प्राचीन कृषि पद्धति के अंदर दोनों चीज़ें की जाती हैं। तो बच्चों याद रखना, अगर इस कृषि पद्धति की विशेषता पूछी जाती है, जो प्राचीनतम जो कृषि पद्धति है, जिसे स्थानांतरणशील या आदिकालीन निर्वाह कृषि जिसे हम कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मानव जंगलों में रहता था तो सबसे पहले जंगलों को क्या करता था? काटता था। और काटने के बाद देखिए कुछ दिन उनको छोड़ देता, और जब वो वनस्पति सूख जाती तो उसे क्या करता था? जला देता था। और उसके बाद वो छोटे छोटे खेतों का निर्माण कर लेता था। और जब वो छोटे खेत तैयार हो जाते थे तो उसके अंदर वर्षा ऋतु से पहले बीज डाल दिए जाते थे, और उन बीजों से देखिए वो फसल उत्पादन करता। इस तरह से वो 1-2 साल इस कार्य को करता। जैसे ही देखिए उसकी उत्पादकता कम हो जाती तो उन स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता। इसीलिए इसको कहते हैं स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? स्थानांतरण। जब वो दूसरे स्थान पर जाता तो वहाँ पर भी देखिए सबसे पहले वहाँ के जंगल यानी झाड़ झंकार को हटाता, और उसके बाद उसको जलाता, फिर अपना खेत तैयार करता। फिर देखिए कुछ सालों बाद फिर वापस उसी स्थान पर आ जाता। फिर वहाँ पर भी देखिए विभिन्न प्रकार की वनस्पति फिर उगी आती, फिर उसको काटता, फिर उसको जलाता। इसलिए ऐसी कृषि पद्धति को कहा जाता है, अंग्रेजी में कहें तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, हिंदी में कहें तो कृतन एवं दहन कृषि पद्धति। और वैसे यदि हम नाम देखें तो विश्व की प्राचीनतम कृषि पद्धति। तो देखिए यहां पर इस सर्वप्रथम इन क्षेत्रों की वनस्पति को काटा जाता है, फिर उसे जला दिया जाता है, एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। जो राख है वो यहाँ पर खाद होता है, यानी नेचुरल खाद होती है। यहाँ पर मानव द्वारा विशेष प्रकार की कोई खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कैसी पद्धति है? ये प्राचीनतम पद्धति है बच्चों। और देखिए आगे, इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कृतन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। मैंने पहले ही कहा था कृतन का अर्थ होता है काटना, और दहन का मतलब होता है जलाना, जो यहाँ पर आप चित्र में भी देख रहे हैं। आगे देखिए इसकी और विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, मशीनें नहीं है, हाथ से तैयार करता है, मानव अपने श्रम से तैयार करता है। इसलिए खेतों का आकार कैसा होता है? छोटा छोटा। खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े आदि, यानी यहाँ उसके पास औजार भी आधुनिकतम औजार नहीं है, वही देखिए लकड़ी के बने हुए औजार हैं। उसके अलावा देखिए उनके पास कुदाली है, उसके अलावा उनके पास क्या है? फावड़े भी हैं। और देखिए कुछ समय पश्चात, कुछ समय का मतलब है 3 से 5 वर्ष, जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक नए क्षेत्रों में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है, यानी उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए इस कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। और देखिए कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाता है, यानी वापस कुछ सालों के बाद फिर आ जाता है। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम होती जाती है। तो देखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है? जो आदिकालीन जो कृषि पद्धति है
उस पद्धति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यानी समस्या क्या है बच्चों, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या किसकी है? उर्वरकता में कमी आना। यदि मानव वहीं पर कृषि करता रहे तो कुछ साल बाद वहां फसल उत्पादन होना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उस खेत के अंदर उर्वरक क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। आगे देखें, जिसे झूम का चक्र, आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना क्या कहलाता है? झूम का चक्र छोटा होता जाता है। तो देखिए, आग लगाना और जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भारत के अंदर इसे झूम कहा जाता है। और झूम से ही देखिए बना हुआ है झूमिंग। और भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में इस कृषि पद्धति को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, अनेक नामों कौन कौन से हैं देखिए। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में विशेषकर असम, कौन से राज्य की बात कर रहा हूं? विशेषकर असम में इसे क्या कहा जाता है बच्चों? झूमिंग। उसके बाद देखिए, मध्य अमेरिका और मैक्सिको के अंदर क्या कहा जाता है? इसे मिल्पा। ये याद कर लेना, ये नाम पूछे जाते हैं बच्चों पेपर के अंदर। मलेशिया व इंडोनेशिया में इसको क्या कहा जाता है? लडांग। और उसके बाद वियतनाम में क्या कहा जाता है? इसे रे कहा जाता है। और इसी तरह से राजस्थान में इस कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। तो देखिए, विश्व के कुछ एग्जाम्पल थे आपके सामने कि इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो किस नाम से? झूम। और झूम से ही क्या बना है? झूमिंग। झूम का चक्र क्या कहलाता है? झूम का चक्र होता है, पहले देखिए वनस्पति को काटना, फिर सुखाना, फिर जला देना, और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? झूमिंग कहलाती है। इस तरह से देखिए, ये कौन सी कृषि पद्धति थी हमारे पास? प्राचीनतम कृषि पद्धति। अगली कृषि पद्धति पर चलते हैं, देखिए, जिसका नाम है गहन निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि आती है अपने यहां पर? गहन निर्वाह कृषि। अर्थात यहां एक शब्द जुड़ गया, देखिए गहन। वहां जो शब्द था वो कौन सा था? आदिकालीन। और यहां पर कौन सा है? गहन। गहन का मतलब है मानव द्वारा अत्यधिक गहराई से, अत्यधिक गहनता से जो कार्य किए गए हैं यहां पर, उनके कारण इसे कहा गया है गहन निर्वाह कृषि। देखिए, इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। तो देखिए, परीक्षा में पूछा जाए गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? मानसून एशिया। और मानसून एशिया के अंदर देखिए कौन से देश आते हैं? भारत और भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो किस में आते हैं बच्चों? मानसून एशिया में आते हैं। तो इसका मतलब भारत के अंदर जो कृषि की जाती है, विशेषकर उस कृषि को क्या कहा जाता है? गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। यह कृषि भी दो प्रकार की है। फसलों के आधार पर हमने इसको कितने भागों में बांट दिया? दो। एक तो देखिए चावल, और दूसरा चावल विहीन या चावल रहित। यानी एक वो क्षेत्र जहां पर देखिए चावल की प्रधानता है, जहां पर चावल अधिक बोया जाता है, दूसरा वो क्षेत्र जहां पर चावल की प्रधानता नहीं है। इस तरह से इस कृषि को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। नंबर एक, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। नंबर दो, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। यानी यहां चावल नहीं बोया जाता, उसके अलावा कुछ और फसलें बोई जाती होंगी। और यहां प्रमुख रूप से क्या बोया जाता है? चावल। वैसे भी बच्चों, आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि देखिए, मानसून की जब बात आए और मानसून एशिया की जब बात आए तो उसकी प्रमुख फसल होती है जिसका नाम क्या है? चावल। क्यों? क्योंकि ये आर्द्रता वाली फसल है, इसको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? चावल प्रधान कृषि को पढ़ेंगे। और देखिए, चावल जो प्रधान जो गहन निर्वाह कृषि है, इस कृषि को देखते हैं। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। याद रखना, प्रमुख फसल कौन सी है? चावल। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण, दूसरी बात आती है यहां जनसंख्या का घनत्व कैसा पाया जाता है? अधिक पाया जाता है बच्चों, के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। पहली विशेषता देखिए, एक सबसे पहले देखते हैं चावल।
दूसरे नंबर पर देखिए इसकी विशेषता देखते हैं, जनसंख्या अधिक। तीसरी विशेषता देखिए इसकी जो होती है, खेतों का आकार कैसा पाया जाता है इसके अंदर, छोटा, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही बंटवारा खेतों का अधिक होगा, और जब खेतों का बंटवारा ज़्यादा होगा तो खेतों का आकार क्या होने लग जाएगा, छोटा होने लग जाएगा बच्चों। और आगे देखिए, कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। चौथी विशेषता देखिए, पूरा परिवार, यहाँ मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है क्योंकि मानव श्रम अधिक है। पूरा परिवार देखिए खेत के अंदर कार्य में लगा रहता है। मान लीजिए पहले देखिए कोई एक व्यक्ति है जो पति पत्नी काम करते हैं, उसके बाद उनके 4 बच्चे हो जाते हैं, तो देखिए उनका जो भूखंड है कितने बच्चों में बंट जाता है, या खेत कितने भागों में बंट जाएंगे, 4 भागों में बंट जाते हैं। तो जोत का आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। और उसके अलावा पूरा परिवार कहाँ लगा रहता है, खेतों में लगा रहता है, यानी मानव श्रम की प्रधानता पाई जाती है। इन सब के पीछे कारण क्या है, जनसंख्या का अधिक पाया जाना। और देखिए भूमि का गहन उपयोग होता है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे खेत होते हैं और उन पे देखिए बड़ी गहनता से कृषि की जाती है, एक भी भूखंड खाली नहीं मिलेगा यहाँ पर। और देखिए यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है, ये याद रखना। परीक्षा में एक चीज पूछी जाती है, 2 नाम चलते हैं बच्चों, एक तो नाम आता है गहन और एक कृषि और आती है विस्तृत। कौन सी कृषि आती है, ये 2 नाम। यहां पर जनसंख्या कम और यहां पर जनसंख्या कैसी पाई जाती है, अधिक। बस दोनों में सबसे, जनसंख्या अधिक होने के कारण मानव श्रम और जनसंख्या कम होने के कारण यहां पर काम किससे किया जाता है, मशीनों द्वारा किया जाता है, या हम कह दें यंत्रों द्वारा किया जाता है। कई बार दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है। गहन एवं विस्तृत कृषि में क्या अंतर है बच्चों, याद रखना, एक में जनसंख्या ज़्यादा, एक में जनसंख्या कम। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण मानव श्रम अधिक, और जहां जनसंख्या कम है मानव की जगह वहां काम किससे किया जाता है, मशीनों से किया जाता है। इसलिए देखिए हमने ये विशेषताएं यहां पर देखी। और विशेषता नंबर 5 क्या थी, गहनता से उपयोग, और छठी विशेषता क्या थी, मानव श्रम का अधिक महत्व। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ 2 चीजें हैं, पशुओं की जो खाद होती है उसको देखिए हम उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा हरी खाद जो विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों से बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, हरी खाद। और ये जो खाद जो होते हैं इन खेतों में डाले जाते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। और देखते हैं इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। इस लाइन का अर्थ देखिए बच्चों, प्रति इकाई का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर। जिस भी इकाई में हम देखिए भूमि को मापन करते हैं उसी को नाम दिया गया प्रति इकाई उत्पादन कैसा होता है, अधिक होता है। क्योंकि खेत छोटे छोटे हैं, बड़ी गहनता से कृषि की जाती है, तो यहाँ पर सीधा सा है उत्पादन कैसा होता है, अधिक होता है। परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण देखिए खेतों का आकार छोटा हो जाता है और इसीलिए प्रति कृषक उत्पादन क्या होता है, कम। अगर देखिए हम यहाँ पर बात करें, यदि जनसंख्या कम होती तब हम कहते हैं यहाँ का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण जो फसलों का बंटवारा होकर आता है प्रत्येक किसान के हिस्से में, तो वो क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कैसा होता है, अधिक। ये पूछा जाता है परीक्षा में। प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है, गहन कृषि के अंदर। और गहन में भी कौन सी, गहन की बात करें चावल प्रधान कृषि के अंदर। लेकिन दूसरा यहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, कम होता है। विस्तृत कृषि जब पढ़ेंगे तो वहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम, लेकिन प्रति व्यक्ति यानी प्रति कृषक उत्पादन अधिक। जस्ट इसके अपोजिट होती हैं दोनों चीजें वहां पर विस्तृत कृषि में, किसके, गहन कृषि के। आगे देखते हैं, देखिए इसके अंदर चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब देखिए चावल रहित है, अब चावल के अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे गेहूं हो सकता है, खाद्य ज्वार हो सकता है, बाजरा हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, चावल नहीं होगा। मक्का भी हो सकती है।
और ये जो क्षेत्र होते हैं देखिए जहां चावल रहित होते हैं, अगर भारत के सापेक्ष यदि हम देखें 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इन दोनों कृषियों को क्या करती है, अलग करती है। जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वो चावल प्रधान, और जहां 100 से कम वर्षा होती है उसे कहा जाता है चावल रहित क्षेत्र। अर्थात यहां वर्षा कम होती है तो किसकी आवश्यकता अधिक पड़ेगी, यहां पर सिंचाई की आवश्यकता क्या होगी, अधिक होगी। बच्चों याद रखना इस चीज को, सिंचाई अधिक आवश्यक होगी यहां पर। चलो अभी विशेषताएं पढ़ते हैं। मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच, उच्चावच का मतलब होता है पर्वत, पठार, मैदान। जलवायु, और जलवायु के अंदर हम देखते हैं तापमान, पवने, वायुदाब, आर्द्रता। उसके बाद है मृदा यानी मिट्टी, तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान का मतलब होता है चावल। चावल की फसल उगाना प्राय संभव नहीं होता, क्योंकि यहां पर काफी कुछ बताया गया। एक तो उच्चावच, दूसरी चीज जलवायु, तीसरा मृदा, और भी भौगोलिक कारकों को देखिए समावेशित करते हैं। तो यहां पर चावल की कृषि करना क्या है, संभव नहीं होता है। तो चावल नहीं तो चावल के अलावा गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, इनकी कृषि की जाती है। और आगे देखिए, उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ आदि का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और भारत की बात करें तो भारत में देखिए ज्वार, बाजरा और मक्का का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो ये विश्व के देखिए कुछ उत्पादक क्षेत्र हैं, सारे के सारे क्षेत्र कहाँ के, एशिया के। एशिया में कौन सा, चीन है, मंचूरिया है, उसके अलावा देखिए कोरिया है और जापान है, और सबसे बड़ा मानसून एशिया का देश कौन सा है, भारत देश भी है। बच्चों आगे देखते हैं, देखिए भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में, को किसकी बात कर रहे हैं, जो सिंधु नदी और जो गंगा नदी है उसके पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं। गेहूं एवं दक्षिणी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार, बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। यदि हम भारत के अंदर देखें तो देखिए भारत के पश्चिमी भाग की जो प्रमुख फसल कौन सी मानी जाती है, गेहूं, और पूर्वी भाग की जो फसल मानी जाती है चावल। अब पश्चिमी भाग में भी देखिए दो चीजें थे। पश्चिम का देखिए उत्तरी भाग यदि हम देखते हैं वहां पर तो गेहूं की फसल, और उस दक्षिणी भाग में देखते हैं तो ज्वार, बाजरे का उत्पादन किया जाता है। जैसे राजस्थान और राजस्थान के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे गुजरात हो, उनमें भी क्या होता है, ज्वार बाजरे की पैदावार की जाती है। इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वही हैं जो चावल प्रधान कृषि की हैं, लेकिन जो अंतर है वो देखिए, केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है, क्योंकि मैंने कहा यहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई की। चावल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लेकिन कहीं कहीं जब उस फसल को देखिए शुष्क होने लगती है तो वहाँ पर भी क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। अब विश्व के मानचित्र में देखते हैं, देखिए इस कृषि को, क्योंकि ये कृषि कहाँ पर होती है, एशिया में, और एशिया के भी कौन से पार्ट में होती है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के पार्ट में। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस मानचित्र में देखते हैं, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये किसका पार्ट है, एशिया महाद्वीप का। और एशिया का भी कौन सा पार्ट है, दक्षिणी और पूर्वी पार्ट है, दक्षिणी, और दूसरा कौन सा है, पूर्वी भाग। और इन भागों में ये कृषि की जाती है, गहन कृषि। इनमें से एक देश है जिसका नाम क्या है, भारत। भारत के साथ पड़ोसी देश जहाँ सिंधु नदी बहती है, पाकिस्तान। और एक अगला पड़ोसी देश देखते हैं जिसे नदियों का देश कहते हैं, बांग्लादेश। और कुछ पार्ट देखिए श्रीलंका का भी इसमें आता है। उसके बाद देखिए यहाँ भारत के देखिए दक्षिण पूर्व के पड़ोसी देश, चाहे थाईलैंड हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो। उसके बाद देखिए ये वाला जो क्षेत्र देखते हैं ये किसका आता है बच्चों, चीन का आता है। और चीन के बाद देखिए इस ऊपर वाले क्षेत्र में आते हैं तो ये किसका आता है, कोरिया। किसका है ये, कोरिया का। और ये देखिए जो आप द्वीप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, जापान।
और ये क्षेत्र कौन सा है? चीन। और ये कौन है? भारत। इसके अलावा देखिए भारत के पड़ोसी देश पश्चिम में पाकिस्तान और यहाँ बांग्लादेश, और यहाँ यदि हम देखें तो कौन सा आता है? श्रीलंका। और यहाँ दक्षिण पूर्व के देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया। ये देश आते हैं किसके अंदर? एशिया के मानसूनी क्षेत्रों के अंदर आने वाले, जहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है? गहन कृषि की जाती है। बच्चों फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, गहन कृषि और विस्तृत कृषि के अंदर अंतर याद रखना। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जब मैं विस्तृत कृषि पढ़ाऊंगा एक बार फिर याद दिलाऊंगा आपको कि दोनों में क्या अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए हम दूसरी फसल वो देखते हैं कृषि की पद्धति को। अगली जो कृषि पद्धति आती है रोपण कृषि। जैसा कि नाम से ही पता है रोपण कृषि, यहाँ छोटे छोटे प्लांट यानी पौधों को क्या किया जाता है? रोपा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रोपण कृषि। चाहे हम चावल के पौधे ही क्यों नहीं लगाएं, चाहे हम केला के पौधे ही क्यों नहीं लगाएं, चाहे हम चाय के पौधे ही क्यों नहीं लगाएं, किसी भी चीज़ के देखिए पौधे लगाना ही क्या कहलाता है? रोपण कृषि कहलाती है। लेकिन ये जो कृषि है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये औपनिवेशिक काल में डेवलप हुई थी। ये कृषि पहले नहीं चलती थी। ये परीक्षा में पूछा जाता है औपनिवेशिक युग के अंदर कौन सी कृषि का जन्म हुआ? तो याद रखना रोपण कृषि का जन्म हुआ। और अलग अलग देखिए उपनिवेश जिन लोगों ने बनाए थे या जिन देशों ने बनाए थे, वहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा जिस कृषि का विस्तार किया है तो वो कृषि कौन सी है? रोपण कृषि है। चलो अब देखते हैं। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया, क्योंकि सबसे ज्यादा उपनिवेश किसने बनाए थे? यूरोप के देशों ने बनाए थे। कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि। किसने की? यूरोप वासियों द्वारा उपनिवेश बनाते समय रोपण कृषि, जो बहुत बड़े यानी वृहद स्तरीय लाभोन्मुखी उत्पादन प्रणाली। और पता है यूरोप वासियों ने इस कृषि को क्यों अपनाया? क्योंकि उनका उद्देश्य था लाभ कमाना, या हम ये कह सकते हैं उनका जो मूल उद्देश्य जो क्या था कि सीधा सा था कि यहाँ पर जो भी चीज़ों का उत्पादन हो और उसे उत्पादन को विश्व बाजार में बेचना यानी व्यापार करना। इस तरह से देखिए यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाया गया है और इसके अंदर देखिए केला के पौधे लगाते हुए दिखाया गया है कृषकों को। और यहाँ पर जो कृषि है वो कौन सी है? रोपण कृषि है। और कौन सी फसल लगाई जा रही है यहाँ पर? केला। यहाँ आप देखेंगे कि देखिए इनको एक क्रम से लगाया जाता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता देखेंगे, जब केला को लगाया गया है तो देखिए यहाँ केला ही केला के यहाँ पर है, एकल फसली है। फसल को लगाने के लिए श्रमिक ज़्यादा चाहिए। जब फसल देखिए पक कर तैयार हो जाती है तो काटने के लिए भी इसके श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास आदि के पौधे लगाए। तो परीक्षा में पूछा जाता है रोपण कृषि में कौन कौन से यहाँ पर फसलें आती हैं, या हम कहें कि कौन कौन से प्लांट आते हैं, पौधे आते हैं? चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला और अनानास। अब देखिए कौन कौन से देशों ने कौन कौन सी देखिए फसलों का उत्पादन किया या कौन कौन से पौधे लगाए, उनको भी हम देखेंगे। और यहीं से हम यहाँ पर देखेंगे उनकी विशेषताएं। कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। खेतों का आकार कैसा होता है? इसके अंदर बड़ा। दूसरी विशेषता, इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। पूंजी ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पौधे लगाने हैं, पौधे लगाने के लिए पूंजी चाहिए। दूसरा इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है उच्च प्रबंध, क्योंकि देखिए पौधे लगाना इतना नहीं होता, उन्हें पंक्तिबद्ध लगाना, और उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी। दूसरा क्या शब्द है यहाँ पर? प्रबंधन है, तकनीकी है, और वैज्ञानिक विधियों का क्या किया जाता है इसमें? प्रयोग। ये परीक्षा में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता। ऐसी कौन सी कृषि पद्धति है जिसमें प्रबंधन, तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी है? रोपण। याद रखना। और ये ज्यादातर बगीचे कहाँ लगाए गए? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। आगे देखिए, यह एक फसली कृषि है। मैंने अभी आपको बताया यहाँ केला है तो केला का ही उद्यान लगाया जाएगा।
अगर देखिए हम दूसरा यदि यहाँ पर कहें अनानास है तो अनानास ही लगाया जाएगा। तीसरी यदि हम बात करते हैं चाय है तो चाय के बागान ही लगाए जाएंगे, जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं उनमें एक तो कौन सी आती है, आकार कैसा है, यहाँ पर आकार बड़ा है। दूसरी विशेषता पूंजी ज्यादा चाहिए। तीसरी प्रबंधन तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। चौथी आती है इसकी एकल फसली। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए इसके अंदर श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। बागान और बाजार को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर सुविधाजनक परिवहन चाहिए। लेकिन श्रमिक कैसे चाहिए, यहाँ पर सस्ते। इसीलिए तो यूरोप वासियों ने रोपण कृषि को अपनाया, क्योंकि जिस देश में जाते वहाँ श्रमिकों की भरमार थी और उन श्रमिकों का उपयोग करते और वहाँ पर क्या लगवाते, बगीचे लगवाते, विभिन्न प्रकार के उद्यान लगवाते। और इसीलिए यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ती है, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं विश्व में। जैसे फ्रांस वासियों द्वारा देखिए कहाँ और कौन से देखिए पौधे लगवाए गए। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ के पौधे लगवाए। किसके, कॉफ़ी के और कोको के पौधे। उसके बाद देखिए ब्रिटेन वासियों की बात करें, इन्होंने भारत और श्रीलंका में किसके पौधे लगवाए, चाय के क्या लगवाए, बगीचे। और मलेशिया, भारत श्रीलंका के अलावा अगला देश आता मलेशिया में क्या लगवाए, रबड़। उसके बाद देखिए पश्चिमी द्वीप समूह, और पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर जिसे हम नाम दे देते हैं मध्य अमेरिका के देश। और इन पश्चिमी द्वीप समूहों के अंदर देखिए क्यूबा, और क्यूबा देखिए यहाँ पर जो एक देश है इसका पश्चिमी द्वीप समूह का, जिसका नाम क्या है, क्यूबा। और क्यूबा में क्या लगवाया गया, गन्ना। इसीलिए देखिए क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। कहाँ का देश है ये, पश्चिमी द्वीप समूह का देश। उसके बाद देखिए केले के भी यहाँ पर देखिए केला उत्पादन में भी क्यूबा का काफ़ी बड़ा नाम है। इस तरह से देखिए ये बागान विकसित किए। और देखते हैं देखिए इसके अंदर स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल के पौधे लगाए, और किसके, गन्ने के। कहाँ पर, स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस के अंदर देखिए नारियल और गन्ना। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासी, जिसे हम क्या कहते हैं, डच भी कहते हैं, का एकाधिकार था। तो सीधा सा है, इंडोनेशिया के अंदर देखिए हॉलैंड वासियों ने क्या लगवाए, गन्ने का लगवाया। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, गन्ने की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान लगे हुए हैं, और जिन्हें क्या कहा जाता, फेजेंडा कहा जाता है। यूरोप वासियों के नियंत्रण में है आज भी ब्राज़ील के बहुत सारे। ये जो चित्र देख रहे हो ये ब्राज़ील का है, और ब्राज़ील में किसका देखिए बगीचा है, ये कॉफ़ी के पौधे लगे हुए हैं, जहां पर मशीनों से देखिए उपयोग में लिया जाता है। और परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, फेजेंडा क्या है। ये ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी के जो बगीचे लगे हुए हैं उन बगीचों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। याद रखना इस क्वेश्चन को। कौन से देश में, ब्राज़ील में। कॉफ़ी के उद्यान, बगीचे और उनका जो समूह होता है वो समूह क्या कहलाता है, फेजेंडा कहलाता है। तो इस तरह से आपने देखा यूरोप वासियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग प्रकार की फसलों का क्या किया, या अलग अलग प्रकार के पौधों का क्या किया, रोपण किया। और इसीलिए इस कृषि को कहा जाता है रोपण कृषि कहा जाता है। अब देखिए हम अगली कृषि पर चलते हैं, और अगली जो हमारी कृषि आती है कौन सी आती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे पहले। दो शब्द हैं, एक तो कौन सा, गहन, और एक शब्द कौन सा, विस्तृत कृषि। इन दोनों में अंतर करवाया जाता है। इसमें जोतों का आकार बड़ा होता है, इसमें जोतों का आकार छोटा होता है। इसमें जनसंख्या कम पाई जाती है, इसमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इस तरह से दोनों में हम अंतर कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, यहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, और कारण क्या है, जनसंख्या। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं इसी चीज को,
मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं। यहां पर आप देख रहे हैं मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे दवाई छिड़कना हो या कटाई करना हो या बुआई करना हो, सारा कार्य किससे होता है? मशीनों से किया जाता है। और इसीलिए यहाँ जोतों का आकार भी कैसा होता है? बड़ा होता है। इसलिए इस कृषि को कहा जाता है विस्तृत कृषि। लेकिन इस कृषि को करने का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है व्यापार यानी वाणिज्य। मूल उद्देश्य क्या है? व्यापार। यहां जो देखिए अनाज जो बोया जाता है वो अनाज कौन सा है? गेहूं। एक एक चीज को समझिए, विस्तृत आकार, व्यापारिक उद्देश्य से किसकी खेती की जाती? अनाज। अनाज कौन सा है? गेहूं। इसलिए देखिए ये खेती की जाती है। यहां पर देखिए जो खेती की जाती है बड़े बड़े फार्मों के रूप में की जाती है, मशीनों के द्वारा की जाती है। और बच्चों देखिए इस कृषि की जो सबसे बड़ी जो विशेषता उभर कर आती है, यहाँ एक ही फसल की प्रधानता होती है। वो कौन सी फसल होती है? यहाँ पर गेहूं का उत्पादन। यहाँ गेहूं बोने का मूल उद्देश्य निर्वाह नहीं है, इसका मूल उद्देश्य है व्यापार करना, अर्थात दूसरे देशों में इसका क्या करना? निर्यात करना। आगे देखिए, यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई एवं जई की भी बोई जाती है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में बोई जाती हैं। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं। यानी किसके द्वारा किए जाते हैं? मशीनों द्वारा। मशीनों का प्रयोग अधिक क्यों है? क्योंकि मानव कम है, जनसंख्या कम पाई जाती है। ये इस कृषि की क्या है? विशेषताएं हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए कृषि में इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, क्योंकि जोत का आकार बड़ा और जनसंख्या कम, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। यह देखिए गहन से बिल्कुल अपोजिट है। जो गहन कृषि में जो हमने पढ़ा था उसके बिल्कुल, गहन कृषि में हमने कहा था प्रति एकड़ उत्पादन अधिक, और उसमें और क्या कहा था? प्रति व्यक्ति उत्पादन कम। लेकिन विस्तृत कृषि में क्या है? प्रति एकड़ उत्पादन कम, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इस तरह से हम अंतर करते हैं। अब देखिए पूरे विश्व में इस तरह के कृषि के जो क्षेत्र देखिए, और ये कृषि के जो क्षेत्र पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में उगती है। ये कृषि कहाँ देखने को मिलेगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान विशेषकर कहाँ मिलते हैं? मध्य अक्षांशों में। कहाँ पर पाए जाते हैं ये घास के मैदानों की यदि हम बात करें? मध्य अक्षांशों में। मध्य अक्षांशों में। और देखिए विश्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं? यूरेशिया, एशिया और यूरोप में जो क्षेत्र है उसे घास के मैदान को कहा जाता है स्टेपीज, और वहीं पर गेहूं की खेती होती है। दूसरा, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में इसे कहा जाता प्रेरीज, और इसीलिए देखिए इस प्रेरीज घास के मैदान को रोटी की डलियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटी की टोकरी या डलियां, क्योंकि यहाँ विश्व का अत्यधिक गेहूं उत्पादन होता है प्रेरीज के मैदान में, जो कनाडा और यूएसए में फैला हुआ। अर्जेंटीना में इस घास के मैदान को कहा जाता पंपाज। पंपाज का अर्थ होता है दूर तक फैला मैदान। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर इसे कहा जाता वेल्स, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसे कहा जाता है घास के मैदान को डाउन्स, और न्यूजीलैंड के अंदर इस घास के मैदान को कहा जाता है कैंटरबरी। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं घास के मैदान। और इन घास के मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता बच्चों याद रखना क्या है? गेहूं की कृषि। अब मैं विश्व के मानचित्र पर देखिए ये घास के मैदान प्रदर्शित करके आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले देखिए यूरोप और एशिया में पढ़ते हैं, और इस घास के मैदान के क्षेत्र को देखिए बच्चों कहा जाता है स्टेपीज। क्या कहते हैं हम इसको? स्टेपीज। उसके बाद देखिए रोटी की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिका के कनाडा और यूएसए के अंदर, और इसे कहा जाता प्रेरीज। क्या कहते हैं हम इसको? प्रेरीज। उसके बाद आते हैं दक्षिणी अमेरिका के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर इस क्षेत्र को कहा जाता पंपाज।
और उसके बाद देखिए दक्षिणी अफ्रीका के अंदर इसे कहा जाता वेल्स। और उसके बाद देखिए हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के देखिए इन क्षेत्रों में जो दक्षिणी भाग हैं इसे कहा जाता है डाउन्स। क्या कहा जाता है? डाउन्स। और उसके बाद देखिए आते हैं न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के अंदर इसे कहा जाता है कैंटरबरी। क्या कहा जाता है इसे? कैंटरबरी। और यहां यदि हम बात करें तो यहां क्या था? डाउन्स, कैंटरबरी, वेल्स, स्टेपीज, प्रेरीज, पंपाज, ये सब क्या हैं? घास के मैदान। और किसकी कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं? ये गेहूं की कृषि के लिए क्या हैं? प्रसिद्ध हैं सारे के सारे क्षेत्र। तो सभी महाद्वीपों में देखिए, सब में देखिए कोई ना कोई गेहूं की कृषि के क्या पाए जाते हैं बच्चों? क्षेत्र पाए जाते हैं, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, यूरोप हो, चाहे एशिया हो, या अफ्रीका हो, या ओशिनिया महाद्वीप हो। इस तरह से देखिए बच्चों हमने कुछ कृषि के प्रकार पढ़े। बाकी जो कृषि के जो प्रकार हैं अगले वीडियो में देखेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पूर्व में जितने भी कृषि के प्रकार बताए हैं उनको अच्छे से याद कर लेना बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।